हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है 7th क्लास है बेसिकली हमारी, और इसी 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे अतीत, सेकंड हमारी बुक है हिस्ट्री की बेसिकली। तो हम हिस्ट्री में अगर आप पाठ करो तो आपका मिडेवल का पाठ है, मध्यकालीन भारत का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और हम इसमें मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और मुगलों में हम बाबर से ही शुरुआत करेंगे। इसमें हमने 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच जो कोई हिंदू राजा है, मतलब सॉरी, जो आपके ये इनका एम्पायर जो खड़ा हुआ है, जितना साम्राज्य बनाया मुगलों ने, वो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बनाया है। तो इसीलिए हम उनकी तारीफ को आपका, मतलब जो उनकी स्थिति है उसको पढ़ रहे हैं। तो स्थिति को हमने पढ़ा, मध्यकालीन भारत की जो कंडीशंस हैं उनको हमने आपका देख लिया। अब ये सारी चीजों को हम लोग इसमें आपका अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं। ये लाल किले के बारे में हमने बात की कि उनकी विरासत है। फिर हमने पहाड़ पढ़ा कि मुगल कौन थे। तो हमें पता होना चाहिए कि मुगल माता की तरफ से जो था वो आपका मंगोल थे, पिता की तरफ से आपका चंगेज खान के, सॉरी, तैमूर के वंशज थे। माता की तरफ से चंगेज थे। लेकिन इन्होंने अपने आप को हमेशा अपने पितृ को ही किया, क्योंकि चंगेज खान की जो सामाजिक स्थिति थी वो बड़ी अच्छी नहीं थी, उसको नरसंहारक कहा जाता था। फिर वो कहाँ के थे? आपको उज्बेकिस्तान थे, या अपने को उज्बेक कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है। तो ये सारी चीज देखा। फिर हमने कुछ देखे कि मुगलों के कुछ अभियान हुए। अभियान का, जब भी अभियान का जिक्र आए तो ध्यान रखना, अभियान का मतलब है युद्ध से, लड़ाई से, किसी चीज को, अपने क्षेत्र को जीतने के लिए जो हम युद्ध करते हैं उनको बोलते हैं अभियान। तो इन्होंने एक अभियान चलाया था 1526 में, जिसको आप बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। और ये पहला युद्ध है पानीपत का, 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। और ये पहला युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त होकर मुगल सत्ता स्थापित होगी। क्योंकि आप देखेंगे इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का, आपका लोदी वंश का अंतिम शासक होगा। और यहाँ पर आपका उज्बेक जो आपके हैं वो क्या करेंगे, भारत में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। दिल्ली और आगरा जो पास में है, इन दोनों की कैपिटल थी, क्षेत्र को सबसे पहले ये ऑक्युपाई करेंगे। और ये ही पहला ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। और यही कारण है कि बाबर भारत में जीतने में सफल हुआ तोपों की वजह से। कि जैसे तोप चली, यहाँ के सैनिक भग गए, उन्होंने कभी देखी नहीं थी तोप। लेकिन उज्बेक तोपों से आपके परिचित थे, ये तोप दिखाई गई है आपको, तो इस कारण उनकी जीत बड़ी आसान हो गई। ठीक। और ये रहा वो स्थिति, गोलाबारी हुई पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब थोड़ा सा मैंने ये आपको मैप देखने के लिए बोला था कि भैया थोड़ी सी कंडीशन देखना। देखिए होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर चलती है कि अगर हम दिल्ली पढ़ रहे हैं तो पूरे भारत में दिल्ली शासन कर रही होगी। नहीं, जिस तरह से हम यहाँ रह रहे हैं वो राज्य में कोई रह रहा होगा और शासन कर रहा होगा, ऐसी अलग अलग चीजें हर जगह होती है। ठीक है। यहाँ भी ये सारी चीजें आपकी हो रही थी। तो जो आपको बेसिकली इनमें आपको ध्यान रखना है और इनमें आपको देखना है। तो यहाँ तक आप देख चुके, बात कर चुके थे। ठीक। बात थी उत्तराधिकार की परंपराओं की, मुगलों के अन्य शासक और संबंध की। इन शासक और संबंध को हम लोग अच्छे से गौर करके देख लेंगे तो और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। चलिए देखिए इनको, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अब फिर हमने देखा कि कैसे जब मुगलों के साथ कुछ राजपूतों ने भी अपने संबंध स्थापित किए, उसमें हमने कहानी पढ़ी मेवाड़ की। मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है। मेवाड़ के शासक और अकबर के बीच युद्ध हुआ। हालांकि मेवाड़ के जो शासक थे वो आपका सिसोदिया राजपूत थे। अब सिसोदिया वंश से थे तो ये लोग उस युद्ध में हार जाते हैं। लेकिन हारने के बाद भी अकबर ने उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार किया, एक उनकी जागीरें उनको वापस कर दी। तो उनके जो थे आपके संबंध अच्छे हो गए। और इन्होंने क्या काम किया कि मुगलों में और आपका राजपूतों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। और जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो दोनों की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई। और इसमें आप दोनों की स्थिति को देख सकते हैं। क्लियर है? जब आपने इनको देख लिया
तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक। और फिर इसमें बात करी मनसबदार और जागीरदार की। मनसब यानी कि एक पद था, जागीर को हमने पढ़ा। मनसब यानी कि कोई पद है, जागीर मतलब किसी को आपने कोई जमीन, कहीं किसी की रियासत को राजस्व वसूलने के लिए आपने ठेका दे दिया, उसको बोलते हैं आपका। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके। अच्छा, मनसबदार शब्द का प्रयोग हुआ था, इसका मतलब क्या था मनसबदार का बेसिकली, तो हमने इसको भी देख लिया। सैन्य उत्तराधिकारी की हमने बात कर ली, जागीरों की हमने बात की, इक्तादारों की हमने बात की कि एकताएं क्या थी, कैसे उनको देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। इन सबको हम लोग आपका कर चुके थे, इन पर हम लोग बात कर चुके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली, इन पर हमने बात कर ली। ठीक। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा, अब यहां से हम पढ़े। अब देखिए, प्रशासन करते थे, उनके अपने पास जागीरों में केवल एक राजस्व करने का, एकत्रित करने का अधिकार। राइट्स क्या थे उनके पास, कि वो, उनके पास अधिकार थे कि वो केवल अपने ही जागीर से, जहां पर वो उनको क्षेत्र दिया गया है, जो क्षेत्र उनके नियंत्रण में है, उसी से वो आपका राजस्व यानी कि जो टैक्स कलेक्शन है, पैसा है, उसको इकट्ठा कर सकते थे और उनके द्वारा एकत्रित किए गए, जबकि स्वयं देश में किसी भाग में सेवारत थे, चाहे वो किसी भी भाग में सेवारत हो, लेकिन वो जिस क्षेत्र में उनको टैक्स पेयर मतलब टैक्स को वहां कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसी को वो आपका कलेक्ट कर सकते थे, वही उनका क्षेत्र था कलेक्ट करने वाला। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता है, ताकि राजस्व जो है मनसबदार के वेतन के करीब या बराबर हो, जैसा हो उनके करीब हो या बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई, यानी कि अकबर से लेकर और आपका जब औरंगजेब का शासन आया 1726 तक, 56 तक आसपास, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट, 1700 के कुछ आसपास है, 26 या 52 के आसपास है। तो क्या होता है कि स्थिति चेंज हो गई, क्योंकि राजा बदल रहे हैं, मतलब जो मुगल बादशाह हैं वो बदल रहे हैं, तो हर मुगल बादशाह अपने हिसाब से अपना शासन चलाएगा, अपना नियम बनाएगा। तो स्थिति शुरुआत से लेकर अंतिम दौर तक आपकी चेंज हो रही है। अब देखिए, यूं तो आपका 1800 आपके 57 तक आपके रहेंगे बादशाह, लेकिन जो मजबूत शासक है वो औरंगजेब तक ही सी काउंटिंग की जाती है। अब देखिए, स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार वेतन से बहुत कम था, मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि आप जानते हैं सबसे अधिक हिंदू मनसबदार अगर किसी के दरबार में थे तो वो औरंगजेब के थे, जिनके कारण जागीर मिलने में एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। इन सभी कारणों से जागीर की संख्या में कमी आई। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने की कोशिश करते थे, वे जितना राजस्व वसूल सकते थे और कर ले सकते थे। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों को नियंत्रण नहीं कर पाए। इन कारणों से किसानों को अत्यधिक आपका मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, यानी कि वो बहुत सारी जो मुसीबत हैं उनका उन्होंने आपका सामना किया। यानी कि जागीरदार में और मनसबदार में आप अंतर समझिए। मनसबदार है बेसिकली एक प्रकार का ग्रेड पे, मनसब का मतलब है कि आपको किसी क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी, आप वहां का टैक्स वसूल सकते हैं, ये आपको राइट्स है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे इसमें देखेंगे जब्द और आपका जमींदार। तो जितने शब्द आप लोग पढ़ते हैं, कभी आपको आम बोलचाल में देखने के लिए मिले हैं, आप उन सारे शब्दों से यहाँ अच्छे तरीके से आप लोग परिचित हो जाओगे। चलिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी के मुखिया यानी के स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। देखिए सिस्टम क्या था राजस्व कलेक्शन करने का। मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव का एक आपका मुखिया या कुलीन मतलब जो ठीक उसी के घर परिवार चल रहा है, जैसे हमने किसी को मुकद्दम कहा, किसी को चौधरी कहा, तो ये सारी चीज है जो आपके मुखिया निकला है शब्द। ये गांव में जितना भी टैक्स होता था ये इकट्ठा करते थे और ये फिर आगे आपका ट्रांसफर करते थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया कि स्थानीय सरदारों के माध्यम से। और स्थानीय सरदार कौन थे? यही थे। समस्त मध्यस्थों के लिए
चाहते थे कि स्थानीय ग्राम मुखियाओं के या फिर शक्तिशाली सरदार होते थे, मुगल एक ही शब्द यानी कि जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 की अब्दकालीन में कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन मामलों के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप से यानी कि कर राजस्व ने निश्चित किया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। सूबा का मतलब होता है प्रांत। देखिए अब इनकी टैक्स कलेक्शन व्यवस्था क्या थी। पहले किससे वसूल रहे हैं, आपका गांव वाले इकट्ठा कर रहे हैं। और जो ये टैक्स का सिस्टम बनाया है, तो अकबर के एक राजस्व मंत्री थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय उनके, जिनका नाम था टोडरमल। और टोडरमल ने ही इस तरह की व्यवस्था बनाई थी कि हम टैक्स को कैसे इकट्ठा करेंगे। क्लियर है। तो उन्होंने टैक्स के क्या किया कि एग्रीकल्चर जो हमारी कृषि है उसके पैदावार के आधार पर कीमत यानी उसका प्राइस क्या रहेगा, और भूमि की सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण, भूमि को नापा गया, उसकी मापतोल की गई, मापतोल के साथ उसको देखा गया कि कितना वहां प्रोडक्शन होता है और उन चीजों की क्या कीमत है, उसी के हिसाब से हम राजस्व लेंगे। पता लगा कि जो हमने चीज आपका टैक्स के रूप में ली है तब उसकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, या हमने वो चीज ज्यादा वसूल दी है जिसकी मार्केट वैल्यू है। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई किसान 100 बीघे वाला 1000 बीघे वाला है और ये बोलते मेरे पास केवल 100 बीघा जमीन है। तो उसके लिए जमीन की पैमाइश करना और उनके सारे संबंधित आंकड़ों को अपने पास होने से ही आप चीजों के आधार पर टैक्स ले सकते हैं। अब देखिए टैक्स का रूप क्या था, नगद रूप में कर का राजस्व निश्चित कर दिया कि भैया अब आपको नगद देना पड़ेगा, और नगद का मतलब है पैसा। ठीक है, कैसा देना पड़ेगा आपको, नगद के रूप में देना पड़ेगा। और राजस्व आपने निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबा, मान लीजिए इतनी बड़ी बहुत बड़ी दिल्ली सल्तनत है, उसको शासन करने के लिए छोटे छोटे सूबों यानी कि प्रांत यानी कि राज्यों में बांट दिया गया। ठीक। और प्रांतों को किसमें बांटा, राजस्व मंडल में बांट दिया। आप देखते हैं कि आज भी आपके यहाँ भारत है, हमारा देश है, वो राज्यों में बटा है, राज्य आपके जिलों में बटे हैं, जिले तहसीलों में बटे हैं। क्लियर है। और तहसीलें आपकी ग्राम पंचायत में बटी हैं। इसी प्रकार से हम टैक्स कलेक्शन करते हैं। ठीक। और प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त, क्या कहा गया बच्चों, इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासन अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे या करते थे, भूमि का आपका निरीक्षण करते थे, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल और जैसे प्रांतों में भी संभव नहीं हो पाता था। इन क्षेत्रों में आपका संभव नहीं हो पाता था। ठीक। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और मुगल मुसलमान सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। तो एक बार थोड़ा सा इसमें आप गौर करके अच्छे से आपका देख लीजिए। और ये कंडीशन दिखाई गई है टैक्स वसूलने की, कि किसान कमा रहा है, अपना टैक्स दे रहा है, नहीं कमा पा तो उसको मार पड़ती है। क्लियर है। तो बहुत बार ऐसी कंडीशन थी, ऐसी स्थिति बनती थी कि शोषण परक आपका टैक्स भी होता था, जहां पर उत्पादन कम है लेकिन फिर भी आपका जो है उनसे कर वसूला जाता था। तो ये व्यवस्था थी मुगल कालीन। और जब आप लोग अगली कक्षाओं में बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे आपका अंग्रेजों ने भारत में आपका जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था को स्टेबल किया और कैसे वो आपका टैक्स वसूलते थे। मुगल काल में फिर भी आपका धरोहर थी कि चलो लोगों का जितना शोषण है उतना नहीं हो रहा है, लेकिन हो तो हर जगह रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी आपकी तुलना करें तो उस जगह बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो ये था उनकी स्थिति। और अबुल फजल अकबरनामा लेते हुए, तो ये अकबर है और ये अबुल फजल है, ऐसी एक इमेज बनाई गई है जो आपके सामने है। तो कर संबंधी चीजें आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि भैया कैसे वो राजस्व वसूलते थे, तो आप कहेंगे उनकी दिल्ली आपकी मुगल सल्तनत थी, उसको आपका प्रांतों में बांटा हुआ था, और प्रांतों को यानी कि जिनको हम आपका सूबा कहते थे वो लोग बेसिकली फारसी में, जो मुगल भाषा थी वो आपका फारसी थी,
प्रांत को फारसी में सूबा कहते हैं, और सूबे को किसमें बांटा था? राजस्व मंडलों में। तो इस प्रकार से ही वो आपका शासन प्रशासन करते थे और आपका चलाते थे। और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने आपका राजस्व व्यवस्था प्रणाली को आपका लागू किया, तो नाम आएगा टोडरमल। ये उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन? आपका टोडरमल। क्लियर है? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, जब जमींदारी से लेकर कुछ भी आपको पूछना हो तो बेटा माइक लेकर चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, जैसे बात कर रहे हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अभी आपने पढ़ा है अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल, उनके दरबारी में थे, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। तो आईने अकबरी फिर किसने लिखी है? भाई बुक है। जितना भी आप ये शासन प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या उस समय कोई आपका वीडियो रिकॉर्ड थोड़ी हुई थी कोई? ये जो बुकें लिखी गई हैं, अकबरनामा, आईने अकबरी, इन्हीं में ही पूरा आपका व्यवस्था दिखाई देती है। अकबर ने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए किसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो अबुल फजल को। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। जिल्दों मतलब शीर्षकों में लिखा। एक लिखा गया अकबरनामा। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है कि अकबर के पूर्वज कौन थे, कैसी सी पीढ़ी, उसके बारे में। दूसरी लिखा गया अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है कि क्या क्या कुछ इवेंट्स हुए, कौन सी घटनाएं प्रमुख हुई, उनके बारे में लिखा। इसमें अकबर के शासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। भूगोल का मतलब है कि उसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था, कैसी वो लोग व्यवस्था चला रहे थे, क्या उनका क्षेत्र था, कैसे वो प्रशासन कर रहे थे, इन सब के विषय की जानकारी आपको दिखाई देगी। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा, संस्कृति और का भी विस्तृत से वर्णन मिलता है कि कैसा कल्चरल था पूरे भारत में, संस्कृति कैसे डेवलप थी, लोगों का खान पान, लोगों के पहनावे किस प्रकार से थे। इन सब की जानकारी अकबरनामा में मिलती है, जो आपका 3 पार्टों में लिखा गया है अबुल फजल के माध्यम से। देखिए, बात कर रहे हैं अब आईने अकबरी। इन सब में रोमांचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीजें। आईने अकबरी में क्या लिखा है? फसलों के बारे में लिखा है, उनकी पैदावार, उनकी कीमत, मजदूरी, राजस्व, सांख्यिक वितरण। बेसिकली तो जितना भी अगर आप बात करेंगे राजस्व संबंधी चीजों को, आईने अकबरी में बड़ा स्पष्ट है आपका विवरण जो है हमको देखने के लिए आपका मिल जाएगा। कहां पर? आईने अकबरी में। अब देखिए, अब अकबर के बाद जहांगीर जब आपका शासक बनता है, तो जहांगीर के दरबार में आपका एक इसमें लेख लिखा है कि नूरजहां का प्रभाव क्या था। अब आपको पता करके आना है कि नूरजहां जहांगीर की क्या लगती थी, पत्नी थी, बहन थी, मां थी, यह आपको पता करना है। चलिए, साफ साफ लिखा है कि मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां का खिताब हासिल किया। तो नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। और ये कौन थी? तो ये आपका जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार थी, उसके समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां का के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। देखिए, नूरजहां उनकी वाइफ थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा, लेकिन वो किसके नाम से फेमस हुई? नूर ए जहां। ठीक है, नूरजहां। तो उसके नाम के चांदी के सिक्के जारी कराए किसने? जहांगीर ने। ठीक, उनमें एक स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किया। खिताब मतलब होता है किसी को प्रशंसा में कुछ देना। और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां का नाम गड़ा हुआ था। एक तरफ उसकी खिताब, उन्हें क्या क्या काम किए, क्या क्या उन्हें अचीव किया,
और एक तरफ सिक्के के दूसरे पहलू पर किसका नाम था? उसकी वाइफ नूरजहां के बारे में गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया हुआ दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश, आदेश को फारसी में बोलते हैं फरमान और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। तो हमेशा दरबार से क्या जारी होता था? तो फरमान जारी होता था। क्लियर है? और चौक कर मोहर बता दी थी। उदत महान महारानी नूरजहां पदम शाह बेगम का आदेश, गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। अब उसको क्या दे दिया? अब आपका बहुत सारे राइट्स उसको मिल गए। अब जिस तरह के चंद्रमा का जो वैभव होता है उस तरह की बन गई। यह कामना करते कि नूरजहां पदम शाह इस युग में सर्वोत्तम महिला थी, और ये उसको कोशिश की गई दिखाने के लिए कि भैया नूरजहां से सुंदर महिला और कोई और दूसरी नहीं थी। ये लिखा है उनका मोहर में, और इस प्रकार की ऐसी मोहर आपका बनी हुई आपको दिखाई देगी। ये लिखा तो ये नूरजहां का फरमान है। फरमान का मतलब आप समझ चुके हैं कि फरमान का मतलब आदेश होता है। अब सुलह कुल, अकबर की सुलह कुल की नीति उसके पुत्र जागीर ने इस प्रकार से वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है ईश्वर का जो आदेश, जो प्राप्त हुआ, जो चीजें मिली हैं, का विस्तृत आंचल के सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायी में एक जगह है। इसीलिए उन्हें विशाल साम्राज्य और उनकी चारों ओर की सीमा केवल समुद्र तक ही निर्धारित होती थी। विरोधी धर्म अनुयायियों में तरह तरह की अच्छी विचार की जगह ली है। असहिष्णुता का मार्ग आपका बंद कर दिया गया था। यह सुन्नी और सिया की एक मस्जिद में इकट्ठा होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। सुसंगत तरीके से सर्वशक्ति, शांति, सुलह के सिद्धांत का पालन किया जाता था। इसी को बोलते थे सुलह कुल, जहां पर सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह रहें और आपकी जो भी उनको पूजा पाठ प्रार्थना करनी वो करें। तो इसको बोला गया था सुलह कुल। तो अब 17वीं शताब्दी के बाद अब कैसा, अब तक तो आपने 16वीं शताब्दी को पढ़ा, और 17वीं शताब्दी के बाद क्या स्थिति रही है। तो 17वीं शताब्दी में के बाद मुगल की क्या स्थिति थी? तो मुगलों के प्रशासनिक और सैनिक में चेंजेस आए, इकोनॉमिकल और कमर्शियल में आपकी वृद्धि हुई, और विदेशी यात्रा में उनको धन मिला। किस्से कहानियों का वर्णन है, परंतु इनकी विचार के साथ दरिद्रता की विकसित हुई। सामाजिक असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। शाहजहां के काल में 20 वर्षों में दस्तावेज से पता चलता है कि मनसबदार उच्चतम पद जो 8000 से लेकर 450 मनसब की एक छोटी संख्या थी। हाईएस्ट कितना था? इतना। और मिनिमम कितना था? ये नंबर दिया गया है। ठीक। और मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदार आय में बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगे थे। इन खर्चों ने शिल्प और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। उसके पश्चात इनका भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्प में निवेश बहुत कम था। जो गरीब थे मुश्किल से पेट भर पाता था। उत्पादक शक्ति की चीजें गिरी हुई थी। औजारों का निवेश, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से आपका देख लेंगे, देख ही कर लेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। औजार और अन्य वस्तु में निवेश की बात करने की नहीं सोचते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था ज्यादा है, किसान, शिल्पकारों, समूह, व्यापारिक वर्ग ही लाभ उठा पाते थे। मुगलों के कुलीन वर्गों में हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। इसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही शक्ति के केंद्र बनने लगे। इनसे कुछ न कुछ नए वंश स्थापित हुए। हैदराबाद और अवध में अपना नियंत्रण जमा लिया, और दिल्ली में मुगल सम्राट स्वयं रूप से मान्यता देते रहे। और 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य कई स्वतंत्र राजनीतिक पहचान आपका बन चुका था। बेसिकली बात करें, सेंट्रल कमजोर होगा तो छोटे छोटे जो आपके रियासत थे, अवध, हैदराबाद, बंगाल, जूनागढ़, ये सब लोग आपका फ्री हो गए, और इस तरीके से सेंट्रल पावर आपका डिक्लाइन हुई।
तो एक बार थोड़ा सा आप इसको रिवीजन कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।